अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग लाहौर के साथ मैं हूँ इकरा मलिक। उम्मीद करती हूँ आपकी सुबह बेहतरीन गुजर रही होगी। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत मैसेज के साथ। वो ये कि उम्मीद और यकीन में एक ख़ास फ़र्क होता है। जब हम अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि वो हमें देगा। हालांकि अल्लाह ताला पे हमें यकीन रखना चाहिए कि वो हमें देगा, क्योंकि उसने वादा किया है। उम्मीद तो बंदों से रखी जाती है, हालांकि वो भी नहीं रखनी चाहिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए जब भी दुआ करें तो इस यकीन के साथ करें कि अल्लाह ताला ने वादा किया है, वो अता भी करेगा। जब बंदों से उम्मीद लगाते हैं, वो शिकस्ता दिल करते हैं, तो फिर हम टूट जाते हैं। तो इसलिए यकीन और उम्मीद का जितना सफ़र है वो उसकी ज़ात से होना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगी एक मायाना स्किन स्पेशलिस्ट, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे मार्केट में मौजूद बेशुमार इक़साम के सीरम्स के हवाले से, जिनके बारे में बग़ैर जाने स्किन किस तरह से मुतासिर हो सकती है। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे टेक्निकल एजुकेशन के माहिर, और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि मौजूदा दौर में बच्चों की फ़नी तरबियत और महारत कितनी अहम और ज़रूरी है। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में मुल्की सियासत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, अपोजिशन इत्तेहाद का इस्लामाबाद में 2 रोज़ कबल एक अहम इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक किया गया। मज़ीद इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के सेगमेंट में। प्रोग्राम के चौथे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर कानून, जिनसे हम बात करेंगे सारिफ के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और उनकी कीमती राय से आपको आगाह भी करेंगे। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर नबीला फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। आप मुझे बताएं कि आपकी स्किन इतना ग्लो कर रही है, आप कौन सा सीरम यूज़ करती हैं? मैं तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लाइक हाइलुरोनिक एसिड, अभी जो एज के अकॉर्डिंग और स्किन के अकॉर्डिंग जस्ट हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करती हैं। तो मुझे बताएं कि हम आजकल जिस तरह से जा रहे हैं, जो चीज़ हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इन्फ्लुएंसर से हम बड़े ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। तो जो वो सीरम यूज़ कर रही है, हमें नहीं पता उनकी स्किन टाइप क्या है, हमें नहीं पता कि वो क्यों यूज़ कर रही हैं या प्रमोशन के लिए यूज़ कर रही है, लेकिन हमने वो अप्लाई करना ही है। सोशल मीडिया पे आपको सब फिल्टर्स हैं, ठीक है। वो खुद तो यूज़ नहीं करती, उन्हें ऑब्वियसली दे डू पेड प्रमोशंस। एग्जैक्टली। तो उनको देख के स्कूल के, इवन अब तो स्कूल गोइंग गर्ल्स भी, बॉयज़ भी स्किन ख़राब करके आते हैं। इवन कल ही मेरे पास एक बच्ची है 11 ईयर्स ओल्ड, ग्रेड 7 की स्टूडेंट थी, और उसके फुल फेस पे एक्नी थी, और जब उससे सारी हिस्ट्री भी पता चला, शी वॉज यूजिंग रेटिनॉल सीरम। और रेटिनॉल इज एंटी एजिंग, जो 25 या 30s में हम देते हैं, और 11 साल की बच्ची ने यूज़ करके अपनी स्किन ख़राब की हुई थी। तो यही है कि आप ऑब्वियसली सोशल मीडिया आजकल ऑब्वियस ट्रेंड है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, लोग वीडियोस निकाल के लाते हैं हमारे पास कि जी ये यूज़ कर रहे, इसकी स्किन ऐसी। फिर उनको मैं कहती हूँ कि देखें वो फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, बिफोर और आफ्टर का लगा देते हैं। फिल्टर वाला नहीं शो करते, वो फिल्टर ही होता है, बिफोर आफ्टर भी फिल्टर ही होता है। तो आपको जब भी कोई यूज़ करना, मतलब अगर आप देखें 16 या 15 की एज में हाइलुरोनिक एसिड इज बेस्ट है। उसमें ऑब्वियसली आपको हाइड्रेट करते हैं, स्किन प्लम्प रखते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ज़्यादा ग्लो चाहिए, यू कैन यूज़ ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, बट विटामिन सी भी हर स्किन पे सूट नहीं करता। ऑब्वियसली अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, यू कांट यूज़ विटामिन सी। इसी तरह आपने कुछ भी अगर यूज़ करना, कोई स्किन का इशू है, तो आई थिंक पहले आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आजकल काफ़ी ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ डॉक्टर्स नहीं भी हैं, तो बस आप ये देखें कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास बैठ के ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, बाकायदा मशीन्स रखकर, हाइड्रा फेशियल की और दूसरी मशीन्स रखकर। मेरी क्लिनिक के बिल्कुल साथ, पॉलर्स का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन वहाँ से बहुत ख़राब होकर आते हैं पेशेंट, स्किन जला कर आते हैं। तो लेकिन इसको दोबारा से रिट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, रिपेयर करना। मतलब एक ट्रीटमेंट में वो स्किन ख़राब कर देंगे, और उनको होता है कि एक ही ट्रीटमेंट में हमारी स्किन ठीक भी हो जाए। तो आई थिंक ये सैलून्स या फिर ये जो क्वैक्स बैठे, उनका भी कसूर नहीं, कसूर उन लोगों का है जो मतलब उन पे ट्रस्ट करते हैं। आपको जब भी आप किसी जाओ, मतलब अपने फेस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाओ, आप देखो वाकई में क्वालिफाइड डॉक्टर है। ऑब्वियसली हर डॉक्टर ने अपनी डिग्री या PMDC डिस्प्ले किया होता है, तो आप जाओ, आप पहले कंफर्म करो कि वो वाकई में डॉक्टर है, तो फिर अपनी स्किन पे आप कोई ट्रीटमेंट कर। अच्छा, मुझे बताएं कि पॉलर्स को नहीं चाहिए, आपको लगता है कोई SOPs होने चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर यूज़ ना कर रहे हो बालों पे, स्किन पे, इस तरह से रखना अलाउ तो नहीं होना चाहिए ना ऐसे? इनके भी SOPs होने चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली जब हम अक्सर डॉक्टर्स भी मीटिंग्स होती हैं, हम जाते हैं हेल्थ कमीशन में, तो वही कहते हैं सैलून्स हमारे अंडर नहीं आते। तो आई डोंट नो कि सैलून स्किन के अंडर आते हैं, तो जिनके अंडर आएंगे वही लुक आफ्टर कर सकेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि किस एज के दौरान, मतलब 20s के बाद हमें कौन सा सीरम जो है, नायासिनामाइड जो है वो पोर्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं,
तो वो पोर्स जो है इतना मुझे नहीं लगता कि 20s के बाद ज़रूरत होती है या होती है? नहीं, जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है उनको आप दे सकते हैं नाइसिनामाइड। अब जिनके पोर्स ही मतलब क्लोज पोर्स हैं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट यूज गुड SPF 50+ आप यूज़ करें, ठीक है। सनस्क्रीन होना चाहिए और एक अच्छा मॉइस्चराइजर, उसके साथ हाइलुरोनिक एसिड, दैट्स इट। नाइसिनामाइड भी हर किसी को ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी जिस तरह आपको मैंने बताया ना एक्नी प्रोन स्किन और पोर्स आपके ओपन है, तो देन यू कैन यूज़। उसके अलावा आपको नहीं ज़रूरत कि आपने रेगुलर नाइसिनामाइड भी 20s के बाद यूज़ करना है। ठीक होगा। डॉक्टर साहिबा मुझे बताएं कि आप देखें, आप जिन वाइटनिंग क्रीम्स का जो अलार्मिंग सिचुएशन है जिनसे हम भागते हैं इससे, उन लोगों ने बिना विटामिन सी सीरम्स जो हैं, नाइसिनामाइड जो हैं, वो इंट्रोड्यूस करवा दिए। अब ये भी एक उनको बताने की जरूरत है हमारी आवाम को कि बाय वो भी नहीं करने हैं, एक ऑथेंटिक ब्रांड से बाय करने हैं आपने। ऐसे ही है, क्योंकि मार्केट में मोस्टली है विटामिन सी जो 30% 40% की आते हैं कंसंट्रेशन में, जबकि वो बहुत ज़्यादा आपका स्किन बैरियर डैमेज करती है। जो मतलब जैसे अगर हम लाहौर की बात करें, ह्यूमिड वेदर है, 15% to 20% विटामिन सी इनफ है बहुत। उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन पे आप जाओगे तो आप अपनी स्किन ख़राब करेंगे। ठीक हो गया। तो इसके लिहाज से मॉइस्चराइजर जो है, जो भी आप सीरम यूज़ कर रहे होते हैं, उसके दौरान ज़रूरी होता है मॉइस्चराइजर, क्योंकि आपकी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं ना। मॉइस्चराइजर भी वो है जिनमें सेरामाइड्स हो, हाइलुरोनिक एसिड हो। ये नहीं कि आपने कोई भी मार्केट से क्रीम उठा के कह दें। मुझे थोड़ा सा बताएंगी? सेरामाइड्स बेसिक दे आर अमाइनो एसिड्स जो आपकी स्किन बैरियर हमारे अपनी स्किन में होते हैं। अमाइनो एसिड सब प्रोटीन उसको मेंटेन रखते हैं। मतलब स्किन को ये कि आपने हाइड्रेट, वो भी हाइड्रेशन देगा ना मॉइस्चराइजर। अब कोई भी मार्केट में आप देखें इतने ज़्यादा लोशंस हैं, लोग कहते हैं हाँ जी हम ये यूज़, अब मैं नाम नहीं लूँगी इन क्रीम्स का कि ये कर रहे हैं, लेकिन वो उनको फिर बताना पड़ता है दे आर नॉट मॉइस्चराइजर्स। हाँ, तो वो ये कि आपकी स्किन को, जिस तरह अगर आप रेटिनॉल की बात करें, कुछ एक्नी प्रोन स्किन में रेटिनॉल वाकई एंटी एजिंग है या रेटिनॉल में डायलिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया जिस तरह से उतना नहीं है। या 30+ आप अगर रेगुलर यूज़ करें, इट डज गिव इफेक्ट, बट रेटिनॉल ऑल्सो मेक्स योर स्किन ड्राई। तो अब जब आप रेटिनॉल रात को यूज़ करें तो मॉर्निंग में आपने मॉइस्चराइजर मस्ट यूज़ करना है, अदरवाइज तो फिर आपकी फ्लेकी स्किन हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, मुझे बताएं कौन से सीरम्स जो हैं हम पेयरली यूज़ कर सकते हैं? नाइसिनामाइड के साथ हम विटामिन सी, और ये किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसका पेयर? ऑब्वियसली रेटिनॉल के साथ आपने विटामिन सी यूज़ नहीं करना, ऑब्वियसली बोथ आपकी स्किन को इरिटेट करेंगे। हाइलुरोनिक एसिड के साथ आप नाइसिनामाइड भी यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर रेटिनॉल की आप बात करो, वो आपने डे टाइम नहीं यूज़ करना। वो अब यही होता है कि आपने रात को रेटिनॉल डे टाइम यूज़ नहीं करना। नहीं, वो रेटिनॉल डे टाइम भी यूज़ नहीं करना। प्रेग्नेंट लेडी यूज़ नहीं कर सकती, लैक्टेटिंग मदर्स यूज़ नहीं कर सकती। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू कंसीव तब भी आप वो यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। और मार्केट में जिस तरह रेटिनॉल की ही बेस पे ट्रेटिनॉइन है, विटामिन ए दे आर ना, विटामिन ए डेरिवेटिव्स जी। तो स्किन एक क्रीम बहुत ट्रेंड में कि वो एंटी एजिंग, तो वो भी अब एक से एक अगर हम पेशेंट को बताते हैं, दूसरा पहले आ जाता है कि आपने उसको बताई थी, हमने यूज़ की, हमारी स्किन डैमेज हो गई। तो वो ज़रा सस्ती मिल जाती है सीरम के मुकाबले में क्रीम। तो ये है कि आपके मतलब शो के थ्रू आई वांट टू से कि आप किसी भी, हर पेशेंट की स्किन डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, और वो उनकी ऑब्वियसली कि वो क्या उनकी लाइफ में चल सब डिफरेंट है। तो एक से सुन के आप अपने फेस पे ना ट्राई करें। पहले क्या स्किन पे एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं, वो कितनी थिन है उनकी स्किन, ये तो हमें नहीं ना आइडिया। तो सबका डिफरेंट सारा क्राइटेरिया चल रहा होता है। तो मुझे बताएं, सीरम ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं या क्रीम ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं? दोनों इफेक्टिव होते हैं अगर उनको आप सही यूज़ करें और उनके बाद उसकी पोस्ट केयर अच्छी हो। जैसे मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ का ऐसी है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करवाने, पोस्ट केयर अच्छी है तो वो लॉन्ग टर्म चलता है। अब आप जैसा रेटिनॉल लगा के आप चूल्हे के आगे नहीं जा सकते, हीट के आगे नहीं जा सकते, हीटर के आगे नहीं जा सकते, तो उसके बाद आपने मॉर्निंग में मॉइस्चराइज करना है। अगर आप वो सब चीज़ें नहीं करेंगे तो अभी आपको कि यार ये तो सीरम बेकार है, ये क्या डॉक्टर ने मुझे दे दिया, किसी ने दे दिया। तो ये कि आपने अगर कोई चीज़ यूज़ करनी है तो उसकी पोस्ट केयर भी अच्छी करनी है, फिर वो रिजल्ट देती है। और ये नहीं कि आपने बस 1-2 दिन लगाई और रिजल्ट नहीं आया, ऐसे नहीं होता। स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए या मल्टी विटामिन्स हो गए, ऑब्वियसली दे टेक टाइम, 1 to 2 मंथ्स आपने अपनी स्किन को देना है रिजल्ट देखने के लिए। इस तरह से ही है। अच्छा, जो डार्क सर्कल्स हमारे हो जाते हैं उसके लिए क्या विटामिन ए होता है या विटामिन सी होता है? डार्क सर्कल्स के लिए जो अक्सर जो फॉर्मुलेशंस आती हैं उसमें रेटिनॉल्स भी होते हैं, उसमें हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, कोजिक एसिड होता है, और जिस तरह बहुत हॉलो आइज हों। लेकिन डार्क सर्कल्स के लिए तो पहले हमने देखना है कि डार्क सर्कल्स क्यों है पेशेंट को। आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसकी डिहाइड्रेटेड स्किन तो नहीं है, हॉलो आइज तो नहीं है। तो वो सारी देख के उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों को पॉलीपेप्टाइड्स की ज़रूरत होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हम इंजेक्ट करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कुछ लोगों को ऑइंटमेंट्स देते हैं डार्क सर्कल्स के लिए, तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ठीक है, अभी तक अब कौन सा वर्स्ट केस जो है अभी तक आपके पास आ रहा है, तो इसके लिए क्या सीन है? जिनके बाल बहुत थिन है, फाइन हेयर्स जिसे हम कहते हैं। फाइन हेयर्स,
अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपके बहुत फाइन हेयर्स हैं जिसको आप बेबी हेयर भी बोलते हो या पीच फस बोलते हो, कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं होती और डॉक्टर आपको एग्जामिन करके आपका कभी भी लेज़र नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि लेज़र इज़ नॉट 100% हेयर रिडक्शन, लेज़र इज़ ऑलमोस्ट 70 to 90% हेयर रिडक्शन। अगर आपको कंप्लीट हेयर रिडक्शन चाहिए तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है, जो स्पेशल एक नीडल से आप करते हो। तो फाइन हेयर अगर बहुत है जो आपको मतलब इरिटेट नहीं कर रहा है, आई डोंट थिंक कि उसके लिए आपको लेज़र के लिए जाना चाहिए। और लेज़र भी अब मार्केट में IPLs ये वो, तो आपने वो देखना है कि प्रॉपर लेज़र हो, IPL ना हो। जी जी, ऐसे लेज़र नहीं, वो तो आजकल होम डिवाइसेस भी बहुत आ गए हैं, तो अब आपको नहीं पता लॉन्ग रन में आप बहुत ज़्यादा अगर IPL यूज़ करो, इट कैन कॉज स्किन डैमेज। और घर में जिस तरह अब लोगों को नहीं पता होता किस फ्रीक्वेंसी पे करना है, अक्सर ऐसे भी केसेस आए हैं जो फेस बर्न करके आए हैं कि आपको हर स्किन टोन डिफरेंट है, हर स्किन टोन के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, टेम्परेचर चेंज करना तो वो हाँ वो, और जितना आपकी जितनी थिकनेस है, जितना फाइन हेयर, उसके अकॉर्डिंग आपने इंटेंसिटी सेट करनी है। तो अगर मतलब अगर आप कंपेयर करें वैक्सिंग या शेव से, तो लेज़र इज बेस्ट, लेकिन गो फॉर ओरिजिनल लेज़र्स। नहीं, लेज़र तो लिटरली बहुत बेस्ट है। सोप्रानो, डायोड, आप मशीन्स वगैरह चेक कर लें जिनके पास आप जा रहे हैं, पहले आप पूरी रिसर्च करके जाएं किसी के पास, तकरीबन 80% आपको पता हो, तो आप फिर जाकर आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं अपने बारे में, अपने जो भी उसके पास मसला मसाइल है। और आपको 1-2 सेशंस में ही पता चल जाता है कि वो लेज़र वाकई में जेन्युइन है या नहीं कर रहा है। अदरवाइज तो कुछ लोग कहते हैं जी पैकेज ले लें 10-20 सेशंस का, तो वो नहीं, तो वो आपको 3 से 4 सेशन में ही पता चल जाता है कि वो आपके मैक्सिमम रिडक्शन हो चुकी होती है। बाद में तो आपको मेंटेनेंस सेशंस चाहिए होते हैं। जी ऐसे ही है, मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा आराम है। अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में हम जैसे ट्रेंडिंग चेंज कर रहे हैं, अगर आप वैक्सिंग के जाएं तो स्किन बहुत ज़्यादा आपकी सैगी होना शुरू हो जाएगी एक टाइम के बाद। कुछ लोगों की स्किन बात होता है लटकना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों के वैसे ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, इनग्रोन हेयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सबको देखते हुए लेज़र इज बेस्ट है मेरे ख्याल में, तो लिटरली बेस्ट है। और अगर आप देखें हाइड्रा की तरफ अगर हम आए तो मैंने बहुत से लोगों को देखे जिनके सिर्फ स्कार्स हैं, वो हाइड्रा की तरफ जा रहे होते हैं और वो लोग कर भी रहे होते हैं उनका। हालांकि हाइड्रा तो डीप क्लेंस एक तरह से होता है, तो आप इस बारे में बताएं। आप देखें अक्सर नेट पे आ रहा होता है 7 स्टेप हाइड्रा, 15 स्टेप हाइड्रा, 21 स्टेप हाइड्रा। हाइड्रा क्या मतलब ये सैलून वालों ने निकाले स्टेप हाइड्रा के, तो बेसिक सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। अच्छा, जस्ट बाकी मतलब एक्सफोलिएशन आपकी, उसके बाद आपका हाइड्रेशन और डर्माब्रेशन, दैट्स इट। बाकी तो वो सारे आपके फेशियल मसल्स की आप वो कह लें कि एक्सरसाइज एक किस्म की है, वो आपको प्रॉपर टोनिंग, और अगर आपने वो सारे टूल्स एग्जैक्ट मसल और रीजन इंसर्शन के अकॉर्डिंग आप यूज़ करो तो इट गिव्स वेरी गुड एंटी एजिंग इफेक्ट। आपका फेस लिफ्ट आपको फील होता है। अक्सर जब हमारे क्लिनिक में भी आते हैं से करने वाला एक है, मतलब आप देखें ना अक्सर सैलून्स वालों की वीडियो से उनके पास जाके तो उनको तो पता ही नहीं था प्रोब यूज़ कैसे करना है। और मेरे बिल्कुल क्लिनिक के साथ है बहुत फेमस ब्रांड, मतलब है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, पहले यहाँ वो आपकी दुकान नहीं हो सकता, वो बंद नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत फेमस पाकिस्तान की एक चेन है। अच्छा, और मैं आपके क्लिनिक आऊंगी तो मैं चेक करूंगी कौन सा है, ठीक है। और उसमें आप लिटरली उनके जो वर्कर्स हैं वो मेरे पास आके हाइड्रा सिर्फ इसलिए कराते हैं कि उनको पता ही नहीं है वो क्या यूज़ होना है हाइड्रा में, क्या नहीं यूज़ होना। वो कहते हैं हम अपने क्लाइंट्स को सिर्फ पानी डाल के हाइड्रा करते हैं। अल्लाह, और हम इसलिए बाय करते हैं कि 15 स्टेप्स हैं और उनका रेट भी ज़्यादा है बहुत। ऑब्वियसली नाम है तो लोग जाते हैं, मुंह ख़राब करते हैं, लेकिन वहाँ से फिर बहुत ख़राब होके केसेस आते हैं मेरे पास। ऑब्वियसली पानी डाल के जब हम सक्शन ऐसे करेंगे, नोज पे करेंगे, रिजल्ट नहीं देगा ना। जिस तरह आपके पास कोई आए एक्नी इशू के लिए, हाइड्रा एक्नी के लिए बहुत बेस्ट है। आपने उसके अकॉर्डिंग एजेलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, आप वो सारी चीज़ें यूज़ करते हो। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाओगे वो ऑब्वियसली वो आपकी स्किन एवेल्युएट करके उसके अकॉर्डिंग सीरम्स यूज़ करेगा और आपको वो रिजल्ट फर्स्ट सेशन में ही आते हैं। तो जिस तरह एक्नी प्रोन स्किन में आपके कोमिडोम्स बने होते हैं ओपन पोर्स की वजह से, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, तो वो फिर वो पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि आप मतलब मंथली एक सेशन लें तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो केमिकल पील साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब आप लॉन्ग रन जिस तरह होता था ना पहले, आपने एक साल एक्नी ट्रीटमेंट ले रहे हो, अब ऐसा नहीं है। अब आप केमिकल पील्स करें, साथ एक्नी ट्रीटमेंट दें, और जब देखें ज़रा पेशेंट की स्किन रिकवरी साइड पे तो आप एक हाइड्रा दें तो वो पेशेंट 1 मंथ में रिकवर हो जाता है। ये बात बिल्कुल आपने ठीक किया है। 1 साल लग जाता था एक्नी को ट्रीट करने के लिए। लोग वेट करते थे शादियों के लिए, ड्राई सोप्स दे दिए जाते थे, ड्राई फेस वॉशेस दिए जाते थे, जिससे स्किन पे मजीद ड्राई पैचेस, जो फ्लैकीनेस होती है वो हो जाती थी। तो बस राइट जगह जाने की ज़रूरत है। और जो भी किसी भी पॉलर्स वगैरह में आप बिल्कुल भी ऐसे ट्रीटमेंट ना लें, एक प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट के पास आएँ,
डॉक्टर नबीला फातिमा के पास जाएं और इनसे चेक करवाएं, क्योंकि अपनी स्किन की बहुत हाइड्रेटेड है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो नाइट क्रीम है वो भी हमें स्किन टाइप के मुताबिक यूज़ करनी है या मौसम के मुताबिक? नहीं, नाइट क्रीम में अपनी ये कि कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। जिस तरह अगर आपकी या मैं अपनी बात करूँ, हम अगर 30s में रेटिनॉल यूज़ करें तो वी डोंट नीड इट डेली, हम वीक में 2 से 3 बार यूज़ करें, दैट्स इट। क्योंकि 2 से 3 बार भी करेंगे वो, लेकिन वो ड्राई तो करेगा ना। तो फिर मॉर्निंग में क्या हम हाइलुरोनिक यूज़ करें, सा मॉइस्चराइज़र और अपना सनस्क्रीन यूज़ करें, दैट्स इट। तो आपकी स्किन ये कि फ्रेशनेस भी रहेगी, एजिंग डिले होगी, रिंकलिंग डिले होगी। आप बाकी तो ये है कि अब बाकी जो जिस सीरम्स हैं, कुछ लोग ना आप आजकल है कि जो देखें ना नेट पे, जिस कुछ ब्रांड्स के पील्स आ चुकी हैं, वो भी यूज़ करना शुरू कर दिए रात को। जी, इस इन्फ्लुएंसर ने यूज़ की, हमने की, और हम पीलिंग कैसे कर सकते हैं आप डायरेक्टली फेस बर्न करके? नहीं जी, उस इन्फ्लुएंसर ने यूज़, उसने कहा बस 5 मिनट लगाना। भाई 5 मिनट कैसे लगाना? जिस हमारे पीलिंग्स तो मैंने आपके मुताबिक पता होगा, पर 10 सेकंड लगाकर आप लोग बड़े एहतियात से रिमूव करते हैं। स्किन टू स्किन डिपेंड करता है। मेल्स में ऑब्वियसली आप हाफ एन आवर भी लगा सकते हो, कुछ मेल की स्किन थिक होती है, हाँ जी, और फीमेल्स कुछ ऐसी हैं जो कि कुछ सेकंड आपकी वो बियर नहीं कर सकती। लेकिन ये कि ऑब्वियसली रिजल्ट आ जाता है बहुत से। जिस तरह होता है कि आपने रेटिनॉल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास कोई पेशेंट आएगा, उससे पहले हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या क्या सीरम्स वो यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या नहीं। क्योंकि पील्स से पहले भी होता है कि आपने ना ब्रेक देना होता है स्किन को 4 से एटलीस्ट 4 to 5 डेज। तो उसको हम कहते हैं कि आपने ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी, या ये प्रोडक्ट्स आपने नहीं यूज़ करने, या ये नहीं खाने। तो उसके बाद फिर हम उसको पील करते हैं। पीलिंग के पहले खाने से भी परहेज करवाते हैं? मतलब ये कुछ लोग ले रहे होते हैं ना रेटिनॉल फॉर नोड्यूलर पस्ट्यूलर एक्नी के लिए, तो वो भी हमने उसको कहना होता है कुछ दिन नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ड्राइनेस बहुत करता है। जब आप ड्राई स्किन पे पील करोगे तो वो रिएक्ट कर जाती है, फेस आपका बर्न कर सकता है। तो वो ये सारी चीज़ें देखे तो फिर पील आजकल तो हर जगह शुरू की, लेकिन बहुत फेसेस ख़राब हो रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आप मुझे बता रही हैं कि 11 साल की एक बच्ची ने जब वो सीरम्स रेटिनॉल्स यूज कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, तो ये हर एक की जिम्मेदारी है। आप किसी सैलून पे जा रहे हो उनकी भी सबसे ज़्यादा उसमें मतलब एक था उसकी स्टोरी का मुझे बहुत बुरा लगा। वो उसकी माँ ने ही उसको कहा कि वो यूज़ करेगी शायद उससे गोरी हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा? गोरी हो जाएगी, गोरी हो जाएगी। अभी तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उसकी माँ ने खुद अपनी बेटी को वो अपना रेटिनॉल दिया कि तुम ये यूज़ करो, इससे एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी थी कि जी रंग साफ हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर नबीला। मैं इंशाल्लाह आपके पास ज़रूर आऊँगी मैं भी चेक करवाने के लिए। लेकिन इस तरह से है कि आप गोरे रंग की तरफ भाग नहीं सकते हैं। जो आपका टोन है आप उसी को बेहतर करें, उसी को ब्राइटन करें, और किसी भी सैलून्स वगैरह पर जाकर आपकी मेहरबानी वहाँ से कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स ना लें। दूसरा ये, आप जब भी कोई इन्फ्लुएंसर्स को या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि वो कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो खुद यूज़ नहीं कर रहे हैं। दे आर प्रमोशन कोड्स जो वो यहाँ पे आकर प्रमोट कर रहे होते हैं, और हम बायर होते हैं उनके, हमारे थ्रू वो जाके सेलर को बेच रहे होते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों से गुरेज करें ताकि आप अपनी स्किन को लॉन्ग टर्म चला सकें। और स्पेशली जो बच्चियाँ हैं जिनका ज़्यादातर टाइम ही सोशल मीडिया पर गुजर रहा है, स्क्रीन टाइम जिनका बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली स्किन केयर हम लड़कियाँ हमेशा यही देखती हैं अपने हवाले से। तो उनके लिए डॉक्टर नबीला ने बताया कि आप हेलुरोनिक एसिड जो है वो यूज़ कर सकती हैं। विटामिन सी भी आप उस तरह से यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि आपकी स्किन पर सेमली इफेक्ट नहीं करेगा, मे बी कॉज ऑफ एक्नी हो सकता है और किस तरह से आपकी स्किन पर रिएक्ट कर सकता है। तो काइंडली इन चीज़ों से गुरेज करें जो आपकी स्किन के बैरियर को किसी तरह से डैमेज कर सकती हैं। जो है वो ये है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है डॉक्टर नबीला वो मस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली वो आप किसी भी एज में हैं, बच्चियाँ स्कूल गोइंग है व्हाटएवर, तो जो सन ब्लॉक का इस्तेमाल है वो मस्ट करें। इसी के साथ ही चलते हैं ब्रेक पे, मिलेंगे अगले सेगमेंट के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट प्रोफेसर तारिक मलिक साहब, जो कि सेक्रेटरी पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, कंट्रोलर इम्तहानात और चेयरमैन भी रहे हैं, और 36 साल का इनका एक्सपीरियंस है टेफ्टा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा। तो सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप मुझे बताएंगे कि फ़नी तालीमी बोर्ड में क्या कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे तालीम क्या दी जाती है, थोड़ा सा आप बताएंगे? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा कि फ़नी तालीमी बोर्ड जो है वो बेसिकली एक एग्ज़ामिनिंग बॉडी है, ठीक है, जो कि जितने भी फ़नी तालीम के इदारे हैं उनसे रिलेटेड कोर्सेज़ के इम्तहानात कंडक्ट करता है और उनके रिज़ल्ट्स और सर्टिफिकेट इशू करता है। ठीक हो गया। और टेफ्टा, और जो टेफ्टा है वो टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी है जिसके तहत
जितने भी टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं या जितने भी इदारे हैं वो सारे इनके अंडर काम करते हैं और ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है इदारों का वो टेप्टा के पास है। लिहाजा बोर्ड जो है वो एक एग्जामिनिंग बॉडी है, उसका एज सच टेप्टा के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन टेप्टा जो है वो इन तमाम इदारों का कंट्रोल जो है वो टेप्टा के पास है। अब उस टेप्टा में ये 2000 में शुरू हुआ था जी, 2000 से पहले बेसिकली ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का पार्ट था और इसमें आप कह सकते हैं कि 6 मुख्तलिफ पंजाब के अंदर इदारे थे जो कि टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। उनमें एक एजुकेशन डिपार्टमेंट था, लेबर एंड मैन पावर डिपार्टमेंट था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था। तो फिर ये 2000 से कबल 99 में एक ऑर्डिनेंस पास किया असेंबली ने कि जिसके तहत इन पंजाब के 6 जो मुख्तलिफ इदारे टेक्निकल एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे थे उनको अंडर वन अम्ब्रेला करके ये टेप्टा अथॉरिटी कायम कर दी गई। अब ये एक अलग सवाल है कि आया टेप्टा अथॉरिटी बनाने के बाद वो टारगेट पूरे हुए हैं या नहीं, अचीव हमने किए या नहीं किए, वो एक सवालिया निशान है। आप बताइए वो तो पूरे हो सके हैं लेकिन मतलब बहरहाल ये आइडिया तो एक बहुत अच्छा था जी, इन दैट सेंस कि आप कह लें कि डिमांड ड्रिवन कोर्सेज होंगे, मार्केट की जो नीड है, जो इंडस्ट्री की नीड है उसको सामने रखते हुए कोर्सेज बनाए जाएंगे। चूँकि अथॉरिटी देने का मतलब भी ये था कि टेप्टा बोर्ड एक होगा जो कि सारे के सारे फैसले वो बोर्ड करेगा और ये जो आप कह लें ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें होती हैं उन रुकावटों को अबूर किया जाएगा और इमीडिएट और प्रॉम्प्ट एक्शंस लेके कोर्सेज डेवलप किए जाएंगे। इदारों के अंदर जो नए कोर्सेज हैं उनका इजरा किया जाएगा। मार्केट की ज़रूरत है, जिस तरह आजकल आप देखेंगे आईटी का एक बूम है, दौर है। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आईटी के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर डिफरेंट कोर्सेज, तो इस तरह जो मार्केट की नीड होगी उसके मुताबिक स्टेप बाय स्टेप टेप्टा जो है वो अपना एक्शन लेगा। और जहाँ की लोकल इंडस्ट्री जैसे सरगोदा है, सरगोदा में अगर फ़र्ज़ कीजिए इस तरह के प्लांट्स की ज़रूरत है कि जिसमें आपने फ्रूट्स को प्रिजर्व करना है, सिक्योर करना है, उनको मार्केट से बाहर, मुल्क से बाहर भिजवाने का इंतज़ाम करना है। इसी तरह फैसलाबाद के अंदर अगर इंडस्ट्री और तरह की है, सियालकोट के अंदर इंडस्ट्री और तरह की है, बहावलपुर लोधरा के अंदर इंडस्ट्री और तरह की है। तो जिस तरह के लोकल ज़रूरियात हैं उनको सामने रखते हुए शॉर्ट कोर्सेज बनाए जाएंगे। टेप्टा ने इसमें यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ काबिश ज़रूर की है, लेकिन जो काम हमें करना चाहिए था वो मैं समझता हूँ कि वो टेप्टा नहीं कर सका। जैसा कि सर, जैसा कि आप ये कह सकते हैं कि विजन, यानी उसकी वजह एक आप कह लें कि जो करना चाहिए था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 6 इदारे उनको इकट्ठा किया गया था कि ताकि जो रिसोर्सेज उनके इंतज़ामी हवाले से ज़ाया हो रहे हैं उन रिसोर्सेज को बचाकर वो रिसोर्सेज जो हैं वो खर्च किए जाएं इदारों पर, इंस्टीट्यूशंस पर, स्टूडेंट्स पर, और स्टूडेंट्स की को इक्विप्ड किया जाए, मशीनरी इदारों को दी जाए, वहाँ पर ट्रेंड मैन पावर जो है वो प्रोवाइड की जाए जो कि उसके मुताबिक काम करे। लेकिन टेप्टा ने उसके बरक्स एक बहुत ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन और टेप्टा अथॉरिटी का एक बहुत बड़ा दफ्तर कायम कर लिया और उसमें बहुत सारे इंतज़ामी ओहदे रख लिए, फिर बहुत बड़ी बड़ी मराहत उस पर दी। आज भी अगर आप वो देखें तो बल्कि मैं तो मतलब समझता हूँ कि देखें इंसान को, या अगर आप इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी इदारे के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले चीज़ ये होती है कि आप डायग्नोज़ करें कि इस वक्त इस इदारे के अंदर ख़राबियाँ क्या हैं और उनको ना सिर्फ डायग्नोज़ करें बल्कि उनको हमें तस्लीम भी खुले दिल के लिए साथ कर लेना चाहिए जिनसे कि हमसे मिस्टेक हुई ताकि ये हमसे हुआ है आइंदा हम इनको बेहतर करें। लेकिन होता ये है कि हर नई हुकूमत जो आने वाली होती है उसमें अपने इदारे को बचाने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए आप इस तरह की मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन देकर
ऐसे साबित करते हैं कि जैसे आपने यानी चांद को हाथ लगा लिया है, हालांकि ग्राउंड रियलिटीज़ ये नहीं होती। यही काम बेसिकली टैप्टा अपनी सर्वाइवल के लिए करता रहा और अनफॉर्चुनेटली जितनी भी हुकूमतें आईं, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करता, जितनी भी हुकूमतें आईं सब ने ये एक सॉफ्ट कॉर्नर समझा और इसमें अपने 2, 4, 5, 10 बंदे जो है वो जॉब उनको दिलवा दी, बड़े बड़े उहदों पर फायद कर दिया, उनको बड़ी फराद दे दी। इस तरह उसका मेन पर्पस था वो मरता गया, वो मरता गया। और हुआ ये कि ये ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ह्यूज से ह्यूज तर होती गई, इसका सेक्रेटेरिएट बढ़ता गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ही सिर्फ ह्यूज से होती गई, सिर्फ या बच्चों के लिए जो निज़ाम तालीम है? मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव ही हुई। अब आप देखें मिसाल के तौर पर नए इदारे इन्होंने बनाए जी, अब अथॉरिटी के तहत नए इदारे, जैसे मिसाल के तौर पर एक इदारा जो है पिंडी भटिया में बना, एक इदारा नारोवाल में बना, एक इदारा इसी तरह नया सांगला हिल में बना, और इस तरह के नए जगहों पर इन्होंने इदारे बनाए। लेकिन हुआ क्या कि बिल्डिंग तैयार है, कई साल तक वो बिल्डिंग जो है वो प्रॉपरली हैंडओवर नहीं हुई। हैंडओवर ना होने के बाद फिर वहाँ पर कोई अभी तक इक्विपमेंट जो है वो नहीं परचेज़ किया गया, स्टाफ प्रॉपर तरीके से भर्ती नहीं किया गया, और अगर भर्ती किया गया है स्टाफ तो वो मतलब वहाँ पोस्ट नहीं किया गया। तो उसमें नतीजा क्या निकला कि और दाखिले कर लिए गए। यानी आप देखिए कि पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या दीगर जो इदारों को एफिलिएट करने वाले, रजिस्टर्ड करने वाले इदारे हैं, प्राइवेट इदारों के लिए तो उनके बड़े सख्त कवानीन हैं, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट के अंडर है, लिहाजा गवर्नमेंट के इदारों को आपने बग़ैर इक्विपमेंट, बग़ैर मशीनरी के, बग़ैर स्टाफ के उनको एफिलिएट भी कर लिया, उनको रजिस्टर्ड भी कर लिया, वहाँ पर कोर्सेज़ का इजरा भी कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ नहीं था। वो एक ऐसी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी की बुनियाद पर तैयार हुई है, प्रैक्टिकल जबकि होना तो ये चाहिए था। और टैप्टा अथॉरिटी बनाने का बुनियादी मकसद ही उस वक्त ये था कि आप इसमें थ्योरी का कंपोनेंट जो है वो कम से कम करें और जो प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है उसको बढ़ाएं, ताकि बच्चा जो है वो बेसिकली मार्केट के अंदर जब जाए तो बच्चे को काम आता हो, हुनर आता हो। अगर हुनरमंद बच्चा होगा तो यकीनी तौर पर वो मार्केट के अंदर परफॉर्म करेगा, बेरोजगारी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अच्छा, अब ये है कि टेक्निकल एजुकेशन बेसिकली तो किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, पूछना चाह रही थी, कितना उसमें काम, उसमें आप देखें किसी भी, मैं कहता हूँ किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली है ही टेक्निकल एजुकेशन पर, हुनरमंदी पर। आज आप देखिए कल हमने यौम पाकिस्तान जो है वो मनाया है, आज़ादी के 77वीं आज़ादी का दिन मनाया है, लेकिन कभी आपने इस बात पर हमारी कौम ने और हमने गौर किया है कि चाइना जो हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ था, आज चाइना इसी टेक्नोलॉजी की बेस पर, इसी हुनरमंदी की बेस पर आज वो दुनिया की एक सुपर पावर के तौर पर बन गया है। आज उन्होंने वो होशरुबा काम करके दिखाए हैं कि जो दुनिया जिसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। ये लिहाजा लगन के साथ उन्होंने एक नशई कौम को, एक ऐसी आप कह लें कि बिल्कुल क्या उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करें कि जो बिल्कुल सोई हुई कौम थी, उनके एक लीडर ने उनको जगाया और जगाने के बाद एक ऐसे काम की तरफ लगाया कि आज वो दुनिया की सुपर पावर है। आज सारी दुनिया टेक्नोलॉजी उन्हीं से सीख रही है। लेकिन हमने उसके मुकाबले में क्या किया, जैसे मैंने कहा कि हमने ज़बानी जमा खर्च किया, जो भी आया उसने वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, यानी आप देखें ना। तो सर गवर्नमेंट इसकी अहमियत नहीं जानती है, उनको नहीं पता कि टैप्टा किस तरह से काम करेगा, हमारे जो नौजवान हैं वो किस तरह से उनको बरसरे रोज़गार होंगे, तो उस पर वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देखें कि गवर्नमेंट सब कुछ जानती है, ये अब वक्त ख़त्म के गवर्नमेंट को पता नहीं है, ऊपर लोगों को पता नहीं, ऊपर बैठे हुए लोगों को हर चीज़ का पता है। अब मैं जैसे आपको मिसाल ही दे रहा हूँ, अब ये जो IPPs के साथ जो मुआहदे किए हैं, क्या हर गवर्नमेंट को इन मुआहदों का पता नहीं है कि क्या हमने मुआहदे किए हुए हैं? और 1994 से आपने स्टार्ट किया और पूरे मुल्क को इन्हीं मुआहदों की बुनियाद पर आज मुआशी बदहाली का शिकार कर दिया। इसी तरह इनको सब पता होता है, लेकिन होता क्या है कि बेसिकली अथॉरिटी पे अथॉरिटी। अब आप देखें
कर क्या रहे हैं कि यानी एक अथॉरिटी कायम की बजाय इसके कि आप 5 साल बाद उसका ऑडिट करें, ऑडिट करने के बाद देखें कि इसके आने से हमने क्या इम्प्रूवमेंट की है, क्या बेहतरी हम लेके आए हैं। अगर बेहतर किया है तो उसको मज़ीद बेहतर करें, और अगर उसकी वजह से कोई ख़राबी पैदा हुई है तो उसका तदारक करें। तो लेकिन हम कैसे बेहतर हो सकते हैं? हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि अथॉरिटी के ऊपर एक और अथॉरिटी, अब आप देखिए कि ये टेप्टा अथॉरिटी थी, इसके ऊपर एक और रेगुलेटरी बॉडी बना दी PSDA, अच्छा, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी। पहले टेप्टा पे काम नहीं हो रहा, वो कायम कर दी। अब खैर से जो मौजूदा वज़ीर आला साहिबा तशरीफ़ लाई हैं, इन्होंने कहा कि जी टेक्निकल एजुकेशन यानी इसकी अफादियत को, अहमियत को तो हर बंदा समझता है, कोई डिनाई कर नहीं सकता, लेकिन उसको करने का तरीका क्या होता है कि इसके ऊपर इन्होंने एक और अथॉरिटी बॉडी बना दी है, एक मेंबर सूबाई असम्बली है जिनकी सरबराही के अंदर, और जितने भी टेक्निकल एजुकेशन इम्पार्ट करने वाले इदारे उनको मेंबर बना के अथॉरिटी। अब क्या है कि एक दफ्तर के अंदर एक और दफ्तर खुल गया, यानी PSDA ने पहले अपना दफ्तर किराए की बिल्डिंग में बनाया, वहाँ पर ओहदों की तकसीम, बहुत सी भर्तियाँ भी होने जा रही हैं, इसी तरह उसके ऊपर एक और अथॉरिटी, उसको यानी आप लोगों को मुराद देने में इसलिए रहे हैं बेसिकली उसको करने के लिए कि जी हम मार्केट के अंदर देखें कि ज़रूरत क्या है। बात ये है कि आपने बजाय इसके कि आप इंतज़ामी अखराजात को कट करें, आप उनको कम करें, आप इदारों को ऑटोनॉमी दें। लेकिन अब यहाँ पे बैठ के लाहौर बेस्ड ये सारे का सारा इनका सेक्रेटेरिएट है, सारे की सारी PSDA भी लाहौर में है, उसका दफ्तर, टेप्टा का दफ्तर भी लाहौर के अंदर है। इन्होंने इंतज़ामी हो तो तकसीम करके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पूरे पंजाब के अंदर बैठा दिए, फिर उसके ऊपर जोनल मैनेजर जो है वो 3 जगहों पे बैठा दिए, यानी और इदारों से स्टाफ लेके, यानी इदारों के टीचर्स को उन दफातर के अंदर ट्रांसफ़र करके उनको उनसे इंतज़ामी काम, और वो वहाँ पर इदारे फारग, यानी जिन्होंने बेसिकली बुनियादी तौर पर जो काम करना है, वो बच्चा जो हमारे इदारे के अंदर दाखिल होता है, वो टीचर और वो जो अलाइड स्टाफ जो लैब के अंदर स्किल सिखाता है, वो तो है नहीं वहाँ अवेलेबल, और अगर वो है तो उनको आपने इधर उधर बैठाया हुआ है और उनसे आप काम नहीं ले रहे प्रॉपर्ली तरीके से, कोर्सेज जो हैं वो पूरी तरीके से बन नहीं रहे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब मैं तो रिटायर हो गया हूँ, दौरान सर्विस भी हम ये आवाज़ उठाते रहे, और जब ये टेप्टा अथॉरिटी बनने जा रही थी उस वक्त वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ थे। अच्छा। हमारी एसोसिएशन की, मैं चूँकि टीचर्स का नुमाइंदा भी रहा हूँ, एक मीटिंग हुई, मैंने उस वक्त भी ये कहा कि मियाँ साहब यक जुम्ब से कबल कलम जो है वो आप ये फ़ैसले ना करें, आप इस तरह करें कि ट्रायल बेसिस पे पंजाब एजुकेशन के 2 इदारे आप लेबर मैन पावर के, 2 सोशल वेलफेयर के, कुछ 6 इदारे जो हैं उनको आप लेके उस अथॉरिटी के अंदर दें। पहले आप उनकी सलाहियत बेहतर होने दें, उनको इम्प्रूव करने दें, अगर वो मॉडल इदारे के तौर पे सामने आए तो फिर बाकी इदारों को भी आप उसमें ले जाएं। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि इस अथॉरिटी के जो इंतज़ामिया के लोग हैं या जितनी भी नई अथॉरिटियाँ बनी हैं, उनको खुले दिल के साथ अपनी नाकामियों को तस्लीम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल के मज़ीद ख़राबियाँ पैदा करें। बेहतर ये है कि हम बिल्कुल खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ इस मुल्क और कौम के मुफाद के अंदर सोचें, और बैठ के आप उसमें रिटायर्ड लोगों को भी, उनसे भी इनपुट ले सकते हैं। अब मैं जैसे आप देखें रिटायर्ड लोगों ने एक उम्र का हिस्सा, जैसे आपने 36 साल माशाल्लाह से गुजारे हैं, तो आपको बेहतर पता है। मुझसे कहीं बेहतर स्किल्ड लोग जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, उनका थिंक टैंक बनाया जा सकता है, उनको बिठाया जा सकता है, उनके ज़रिए से तजावीज़ लेकर के इंतज़ामी उहदों को किस तरह हम कट कर सकते हैं। जैसे आप देखो ऑपरेशन विंग है टेप्टा के अंदर, 2 ऑपरेशन विंग, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, मतलब उसके ऊपर फिर उसके और डायरेक्टर जनरल है। आपको ये लगता है ना कि काम नहीं हो रहा, सिर्फ तनख्वाहें जो हैं वो सिर्फ हुकूमती खजाने से सिर्फ जाए जा रही हैं, और सिर्फ एक पर्सनल टैग है कि हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, इस तरह से कोई काम नहीं हो रहा कि जिससे आपको लगे ईमानदारी से इदारा भी अपना काम करे और हुकूमत भी अपनी कारकर्दगी? जी ऐसे ही है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा, बहरहाल कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है, ना होने से कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन जितना कुछ होना चाहिए उस तरह से नहीं, वो नहीं हो रहा।
अब वक्त ये नहीं है, आप देखिए कोई भी आप इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, शुरू में उसको ऑपरेशनल इश्यूज भी होते हैं, उसमें मार्केटिंग के इश्यूज भी होते हैं, अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के इश्यूज भी हैं, स्किल्ड लेबर के इश्यूज हैं, लेकिन जब वो रन करती है तो फिर उसके बाद अब उसको तेज़ी के साथ काम करना चाहिए। अब 2000 कहाँ, 2000 के अंदर एक अथॉरिटी कायम की गई, आज 2024 है। 24 सालों के अंदर अगर आप अभी तक यही सोच रहे हैं कि इसको क्या करना चाहिए, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसको इमीडिएटली देख के इसको या तो बंद कर देना चाहिए, या मतलब आप 24 सालों में डिलीवर नहीं कर सके। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि मतलब मैं जब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में चेयरमैन था, ये कोई बात है 2010 की, ठीक, 2010 में उस वक्त हमारे यहाँ डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के जो एडमिशन थे पंजाब लेवल पे, वो 2 लाख के करीब हुआ करते थे। 2 लाख के करीब? 2 लाख बच्चा पूरे पंजाब में प्राइवेट और गवर्नमेंट के इदारों का मिला के, चूँकि रजिस्ट्रेशन सारी बोर्ड में होती थी, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 लाख की तादाद थी पूरे पंजाब में या बाकी इदारों में। या आम तालीमी बोर्डों में तो आप देखें एक बोर्ड के 2-2 लाख मैट्रिक में बच्चे हैं, FSC में बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लाख के करीब ओवरऑल पंजाब में थी। लेकिन अब आप देखें 2024 में बजाय ये 2 लाख से तादाद बढ़ के 10 लाख तक पहुँची। टारगेट तो ये होना चाहिए था ना कि टारगेट हमारा ये है कि 2000 में ये है तो 2020 में हमने इस टारगेट को इतने गुना बढ़ाना है, और 10 लाख का टारगेट था। लेकिन आज आप पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मंगवा लीजिए डाटा, आज 40,000 तादाद रह गई है। 40,000 सिर्फ रह गई है, 2 लाख से बोर्ड बनाए जा रहे हैं। 2 लाख से कम होते 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 आज ये डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की तादाद जो है वो 40,000 के करीब रह गई है। ये अलमिया नहीं है, ये अफसोस नहीं है। PIA का सेम इस तरह से ये सेम हो रहा है जैसे वो कुछ भी नहीं रहा। असल में बात फिर वही है कि हम बाद में फिर सोचेंगे, जब हम सारा कुछ बर्बाद कर देते हैं, क्या खोया क्या पाया, फिर हम सोचते हैं कि इसको प्राइवेटाइज कर दें, इसको किसी फॉरेन एजेंसी के हवाले कर दें, इसको फलां कर दें। उस वक्त हम ये नहीं सोच पा रहे। उस वक्त हमारी क्या होती है, जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं उस वक्त वो यही चाहते हैं कि फ़लाँ मेरा बंदा है, फ़लाँ मेरा बंदा है, उसको पॉलिटिकली ये पावर दे दें, उसके इतने बंदों को भर्ती कर लें, इतने लोगों को नौकरियां दे दें। भाई बात ये है कि इस ख़जाने को आप बर्बाद कर रहे हैं ना, इस तरह लोगों को नौकरियाँ दे देकर, इस तरह लोगों को आप जो आने वाली नस्ल को संवारना है उसको ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर मज़े की बात यह है कि आप देखिए कि इस वक्त टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, यानी जो ये फैसलाबाद में आप कह रहे एग्रीकल्चर जी, एग्रीकल्चर अब हम कहीं नहीं करवा रहे कोर्सेज, लेकिन एक बहुत बड़ी इंजीनियर्स की तादाद ऐसी है जो एग्रीकल्चरल इंजीनियर हैं और वो टेप्टा के अंदर मुख्तलिफ इंतज़ामी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। आपने रेलिवेंट लोगों को, यानी राइट मैन फॉर द राइट जॉब का फार्मूला अडॉप्ट नहीं किया। मतलब कहीं से तो आपको शुरू करना होगा। मैं अब भी कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि इस पे कोई वो बनाएं और लोगों को करें और ये वो। अभी भी ये है कि हम अपनी नाअहलियों को देखें, हम सोचें कि हमने इस सूबे के साथ, इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है। अभी भी हम इसको तरीके से बैठे, कोई मॉडल एक, यानी आप देखें टेक्निकल एजुकेशन में कई एक मॉडल थे, जिन मॉडल को सामने रखते हुए यहाँ पर इदारे कायम हुए। स्वीडन मॉडल था, स्वीडन मॉडल था तो उसमें स्वीडिश पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट कायम हुआ। आज भी वो इदारा एक मॉडल इदारा है। अच्छा, पाक जर्मन के नाम से ये आपके बिल्कुल पीछे जहाँ टेप्टा के इस वक्त दफ्तर है, वहाँ पाक जर्मन के नाम से एक इदारा कायम हुआ। जर्मन ने उसको बनाया, जर्मन ने उसको चलाया, बेहतरीन इदारा चला। हमारे टेप्टा के दौर में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट जो है वो उनकी जायका की, जापान की कोलैबोरेशन से कायम हुआ। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवे रोड में बेहतरीन बिल्डिंग बनी, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतरीन स्टाफ है, इदारा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। यानी हमने बेसिकली किसी ना किसी एक मॉडल को इख्तियार करना है। जब टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट हुई थी कोलंबो प्लान के तहत, उस वक्त भी मॉडल क्या था कि हमारी जो लैब है, लैब में जो प्रैक्टिकल है वो 25 स्टूडेंट का होगा, थ्योरी जो है वो 50 स्टूडेंट की होगी। 25 के 2 ग्रुप,
अब इस मॉडल को फॉलो ही नहीं किया जा रहा। हमें क्या कहना चाहेंगे आप, कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहे 30 सेकंड्स के लिए? जी, मैंने यही अर्ज किया कि मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इसका ऑडिट किया जाए और ऑडिट करने के बाद देखा जाए कि इस वक्त इंतज़ामी अखराजात क्या हैं, इदारों पर उठने वाले अखराजात क्या हैं, बल्कि इदारों के अखराजात भी अल्टीमेटली वो इंतज़ामी अखराजात के अंदर निज़ाम कर दिए जाते हैं। तो लिहाजा उसके बाद इदारों को इक्विप किया जाए, नए कोर्सेज का इजरा किया जाए, इस अथॉरिटी का हुजम कम किया जाए और ट्रेंड मैन पावर, ट्रेंड लोगों को इसके अंदर लाया जाए ताकि मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो सके। जी बिल्कुल, इस तरह से ये बहुत शुक्रिया सर आपका, जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है हमें कि एक मुल्क का एक इदारा है, टेफ्टा बनाया गया जिससे फ़नी तालीमी बोर्ड कंट्रोल कर रहा होता है एग्ज़ाम्स वगैरह को, लेकिन वो बनाया गया हम नौजवानों के लिए कि हम वहाँ जाके कोर्सेज लेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है वही बढ़ता जा रहा है। तो ये हुकूमत की जो नाअहली है, 24 साल से जिस बने इदारे को बने हुए हो गए हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहा। तो हुकूमत को, जैसे कि सर ने कहा, वो नाअहली जो है वो तस्लीम कर लेनी चाहिए या तो ऑडिट बिठा देना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं नए सेगमेंट के साथ, हमारे साथ रहिए। थैंक यू सर। वेलकम बैक एवरीवन। अब बात करेंगे कुछ सियासी सरगर्मियों की। हमारे साथ मौजूद होंगे कॉल लाइंस पे मुस्लिम लीग नून रहनुमा आसिफ बाजवा साहब और पीटीआई से मौजूद होंगे हमारे साथ हाफिज ज़ीशान साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। आसिफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझसे बोल रहे हैं जी आप? जी जी आसिफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आसिफ जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है जी, लेकिन मुझे मेरी आवाज़ रिपीट होके वापस मुझे आ रही है। जी सर, बस एक सेकंड दीजिएगा हमें, ये जरा चेक कर ले, मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। जी, हम बात करेंगे सियासी सरगर्मियों के बारे में और जाते हैं आसिफ बाजवा साहब के साथ। थोड़ा सा लाइन का इशू है, वो ज़रा क्लियर हो जाए तो फिर हम उनसे बात करते हैं। जी सर, अब आपको आवाज़ क्लियर है? जी, अब मुझे आवाज़ क्लियर है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि जो अपोजिशन के साथ इत्तेहाद है वो काफ़ी देर से चल रहा है कि होगा या नहीं होगा, क्या उसके नताइज निकलेंगे? इमरान खान साहब के साथ जो है जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह हैं वो हो सकेंगी, क्या सीन बनेगा? देखिए, किसके साथ इत्तेहाद की बात की है आपने? हेलो जी नाज़रीन, आपको बताएं स्पीकर पंजाब असम्बली अहमद खान साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं असम्बली मलिक अहमद खान साहब मीडिया। हाफिज ज़ीशान साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे? जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, मैं बिल्कुल जी सर, आप बताएं कि इस बारे में आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। देखें, अभी बाजवा साहब ने जदीद जमहूरियत पर बात की, तो जदीद जमहूरियत में 547 पर अरकान को हारने के बावजूद असम्बलियों में नहीं लाया जाता। एक महज़ब मुआशरों की नफी की गई इस 8 फरवरी के इलेक्शन में। दूसरा भी बाजवा साहब ने कहा कि कौन सी जमात जिंदा है, तो कौन सी जमात सियासी एतबार से जिंदा है, इसके लिए हमें और लगा सकते हैं की उम्मीदवारों को कामयाब करवाया। अब जो बात मखसूस नशिस्तों पर की जा रही है, जी सर। आप देखें कि रियासती बदमाशी देखें कि पार्लिमानी तारीख में पहली दफा ये हुआ कि किसी एक जमात की मखसूस नशिस्तों को जमीयत उलमाए इस्लाम में, मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में तकसीम किया गया। पार्लिमानी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब मैं ये समझता हूँ कि अदालत का एक लार्जर बेंच था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, उस पर अमल दरामद करने की बजाय ये हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जिस बददियानती पर रिव्यू पटिशन में चली गई है, इसका फैसला भी हो जाएगा कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में। लेकिन आप ये देखें कि अभी कुछ दिन पहले जनरल फैज के मुतालिक जो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उस डिसीजन की बुनियाद पे उन पे फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया गया, उनका मिलिट्री कोर्ट में वो जो कोर्ट मार्शल है वो किया गया। तो यहाँ पे जो फैसले जिसको पसंद आते हैं उन फैसलों पर तो अमल दरामद हो जाता है, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होता। लेकिन जब मखसूस नशिस्तों का मामला होता है, जब मुल्क में इंतखाबात करवाने का मामला होता है, जब मुल्क में
और बाकी फैसले जो आपकी अपोजिशन इस वक्त की है उसके हक में फैसला है तो वो मनोअन कबूल नहीं किया जाता, उसमें रुकावटें डाली जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो बाजवा साहब फरमा रहे हैं, जो आज आपका सब्जेक्ट है, इस पे सारी कौम को तो बिल्कुल पता है। पता नहीं बाजवा साहब कैसे खुद खरगोश में है, इनको पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, लेकिन पूरी कौम को पता है कि इस तो सर इधर अगर आप गवर्नमेंट को देखें तो उनको खदशात क्या है? इंसाफ जो है वो अवाम के हकूक की बात कर रही है। अपोजिशन के साथ इत्तेहाद ऑलरेडी मौजूद है। हाफिज साहब आप मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो जी आप जारी रखें। तो जी तहरीक इंसाफ अवाम के हकूक की इसी तरह बात बुलंद करती है। जी सर मुझे बताएं कि अब जो गवर्नमेंट है, आप जैसा कि कह रहे हैं कि जो फैसला पसंद आता है वो कर लेते हैं, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है, तो हुकूमत को बेसिकली खदशात क्या है, वो क्यों इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करवाएगी? इक़्तिदार जिन्होंने संभाला होगा वो हमेशा खदशात में रहेंगे। पता है सारे टीवी चैनल सबको, तो जब भी जाती है जिसमें तहरीक इंसाफ को तकवीयत पहुंचती है तो वो ये बाइस बनती है, इनके लिए परेशानी का बाइस बनती है। ये खौफजदा है, ये अवाम की तहरीक से, अवाम के वोटों से इक़्तिदार में नहीं आए। और ये 8 फरवरी के इंतखाबात पर पूरी दुनिया क्या, जो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात किए। तो ये करने शौक किया जो अवाम का इन्होंने जो महंगाई बिजली के बिलों में जो इन्होंने अवाम की कम पड़ी है जवाब दे भी पड़ेगा। और आवाम में इनकी मकबूलियत क्या है कि आप आज़ाद सर्वे करके देख लें। कभी आप इसी शो को कन्वर्ट करें तो आपको आवाम जो पोस्टमार्टम करेंगे वो भी हर चीज पे लोगों को कि आवाम की जिंदगी कितनी मुश्किल है इस दौर में। इस जुल्म के बावजूद आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं। आज तक आप देख लें कि तहरीक इंसाफ के जो मफाद आमा में जो हमने काम किए थे, एहसास कफालत प्रोग्राम था, जो हमारा वो पनागाहों का मामला था, जो लंगर खानों का काम था, जो इसका था, जो पुलिस कार्ड थे, उन सबको तो इन्होंने खत्म कर दिया। तो अवाम को अमलन को एक जो फलाही इस्लामी रियासत में काम कर रहे थे उसकी पॉलिसी के ऊपर वो खत्म कर दिया इन्होंने। अवाम में तो कोई पॉपुलर हुकूमत है ही नहीं। तो ये सर आसिफ साहब अभी कह रहे थे कि हम अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेटम है 2 साल का, हम उसके लिए जितना हो सके रिलीफ देंगे अवाम को। अभी उन्होंने ये बात कही। अभी आप इस रिलीफ आप जरा थोड़ी देर के लिए पीछे चले जाएं। जब रजीम चेंज के बाद की हुकूमत किया गया उस 1-1.5 साल के अरसे में इनकी क्या तरजीहात थी? मुकदमात को खत्म करने, मरियम नवाज के मुकदमे को खत्म करने, हमजा के मुकदमात को खत्म करने, तो अपने सारे मुकदमात खत्म करके अदालतों से क्लीन चिट ले ली। यानी वो 1.5 साल का इक़्तिदार था जो इन्हें मिला, उसमें इन्होंने आवाम के लिए क्या किया सिवाय मुकदमात जो करप्शन के केसेस थे उनको खत्म करने के अलावा इन्होंने क्या किया? तो अवाम की रिलीफ की सिर्फ दावे कर सकते हैं, ना ये चीजें हैं, ना इनकी सोच है, ना ये मंशूर है। अगर होता अवाम को पहले से रिलीफ मिलना शुरू हो जाता। ठीक है आसिफ, आप लाइन पे रहिएगा। जयशान साहब, आसिफ बाजवा साहब आप सुन रहे थे गुफ्तगू? जी मैं सुन रहा था जी। जी सर, क्या आपके बयान आता है इस बारे? देखिए बात यह है कि इन्होंने जो बातें की है, मैं ये समझता हूँ उन्होंने जदीद जमहूरियतों की बात की और ये इन्होंने बार बार इस बात पे जोर दिया कि पनाहगाहें और जो बाकी लंगर खाने वगैरह हैं वो आप लोगों ने बंद कर दिए हैं। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, पनाहगाहें और ये लंगर खाने इस तरीके से इन्होंने लोगों को खैरात के ऊपर लगा दिया, लोगों को मांगने के ऊपर लगा दिया और लोगों से कहा कि आप जिस तरह लाइन में लगे और वहां लंगर खानों में जाके खाना खाएं। तो हम इनको चाहिए था कि
वेलकम बैक एवरीवन। बढ़ते हैं नए सेगमेंट की जानिब। हमारे साथ मौजूद है राना इंतज़ार साहब, साबिक सदर लाहौर बार। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह जी सर, आप मुझे बताएं जो सारिफ के हकूक़ हैं, जब कोई हम अशिया ख़रीदते हैं या दुकान पर जाते हैं, गलत माल आ जाता है हमारे पास, ये प्रोडक्ट गलत आ जाती है, तो उस हवाले से क्या कानून क्या कहता है, हमारा क्या हकूक़ है? देखिए, पाकिस्तान में जो कंज्यूमर एक्ट है वो बहुत देर से आया, जो 2008 की दहाई उसके अंदर, हालांकि पूरी दुनिया में बहुत जल्दी आ गया था। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कंज्यूमर राइट से हमारी अवेयरनेस नहीं है और उससे हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हमारा कंज्यूमर है वो जब किसी भी शॉप पर जाता है या कोई भी चीज़ हम लेते हैं, उसकी एक तो रीज़न होती है कि उसकी कीमत जो है वो इतनी कम होती है कि जिस वजह से लोग इस तरफ नहीं आते कि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अदालतों का रुख नहीं करते हैं चीज़ें नहीं। सबसे पहले तो उसकी आप रसीद लें, उसकी एक्सपायरी पढ़ लें, जो भी चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में वो कर लें। अगर किसी भी वजह से आप समझते हैं कि इसमें दो चीज़ें, एक तो ये आपने सर्विसेज अगर ली हैं एज कंज्यूमर किसी से, तो उसकी जो सर्विसेज हैं वो रेंडर प्रॉपरली नहीं की। दूसरा ये कि अगर आपने कोई सामान लिया तो दैट इज़ डिफेक्टिव वन, वो था। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो आप जो है उसको नोटिस भेजना ज़रूरी है, अपना जो भी जहाँ से भी आपने इस चीज़ को परचेज़ किया है। अगर वो 15 दिन के अंदर आपका जो भी इशू है उसको रिड्रेस नहीं करता, देन आप फिर कंज्यूमर कोर्ट से जो है इस मसले को हल करवा सकते हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। वैसे अक्सर जो मामलात हैं, क्योंकि पिटी नौइयत के होते हैं, तो ये मामला जो हैं वो अक्सर जो है वो नोटिस के ऊपर ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर पब्लिक एज वेल, कि उनको एक लंबी और अनएंडिंग लिटिगेशन की तरफ नहीं जाना पड़ता और उनका मसला भी हल हो जाता है। क्योंकि कानून का मकसद तो मसला हल करना है ना, बजाय कि हम इसका मकसद कतई नहीं है कि हमने लिटिगेशन में जाके उन चीज़ों को मामला को हल लेके चलें। तो मगर ये है कि उसके बाद गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब में कंज्यूमर्स की अदालतें काफ़ी बड़ी तादाद में कायम की हैं, जिसकी वजह से इस मामला में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। ठीक है सर, अब मुझे बताएं कि जैसे कि आपने कहा रिसीट पास होने चाहिए, डेज जो है रिटर्न करने के वो हमें स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, 15 to 30 डेज टाइम पीरियड होता है। तो ये सिर्फ ब्रांड्स के साथ ही हम चीज़ें जो है वो रिटर्न करवा सकते हैं या जो लोकल शॉप होती हैं उनको भी इस तरह से? जब आप कंज्यूमर और कंज्यूमर का जो है उसका किसी वहाँ पर कोई ब्रांड या लोकल या कहीं से, इवन मैं कह रहा हूँ कि हम लॉयर हैं, अगर हम प्रॉपरली सर्विस नहीं दे रहे, मैंने आपको अकेला अशिया की बात नहीं की है। अगर आप जाते हैं कहीं पे, जिस तरह हमारी फीमेल्स जाती हैं वो इसके लिए ब्यूटिशियंस के पास, वो प्रॉपरली उसको सर्विस नहीं देती हैं, वो भी जा सकती हैं। जी अभी मैंने सुना भी था कि शायद DHA में किसी ने सर्विसेज ना देने पर जी वो मैंने अभी हाई कोर्ट से भी एक केस करवाया, बल्कि उसमें ये था कि उसने एक दफ़ा पैसे ले लिए शादी की जो आपकी तैयारी के लिए, उसके बाद उसने और मांगे बुकिंग पे, प्री बुकिंग जो थी। उसके बाद इस मसले को भी हमने हाई कोर्ट से डिसाइड करवाया कि आपने अगर किसी चीज़ को एग्री भी करना है, आपने सर्विसेज नहीं ली हैं जी बुकिंग में, अगर अभी बुकिंग प्राइस में उनका डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो दैट इज़ ऑल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के एम्बिट के अंदर भी ये चीज़ आती है। तो इसके लिए कोई ब्रांड का होना ज़रूरी नहीं है, किसी नाम का होना ज़रूरी नहीं है, आपका सिर्फ एक वर्ड उर्दू में सारिफ है और इंग्लिश में कंज्यूमर है। आपका कंज्यूमर या सारिफ होना ज़रूरी है कि आपने कहीं से भी कोई चीज़ ली है तो आप जो है कंज्यूमर जो लॉ है उसके जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। मगर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिस तरह आपने आज प्रोग्राम किया, इसलिए पाकिस्तानी शहरियों के अंदर इसका जो है शऊर होना बड़ा ज़रूरी, क्योंकि अक्सर जो केसेस हैं वो लॉयर्स के अंदर ही लॉयर्स साहबानी नोटिस भेजते हैं। क्योंकि एक तो ये है कि वो पहले चीज़ लेके आते हैं, उसके बाद देन दे हैव टू कॉन्टैक्ट द लॉयर, देन दे हैव टू पे देयर फ़ी, फिर ये जो है उसके बाद अदालतों के चक्कर ये वो। तो काफ़ी गवर्नमेंट ने इस मसले में काफ़ी आसानी रखी हुई है, मगर इस मसले को मज़ीद सिंप्लीफाई होने की ज़रूरत मौजूद अभी भी है मौजूद। तो सर ये कितनी देर में मामला जो है वो हल हो जाता है जब कंज्यूमर कोर्ट में? देखिए मैं आपसे कहा कि अभी पहले तो अक्सर ये होता है कि हम नोटिस देते हैं, नोटिस पे 15 दिन का आपने वेट करना है। अक्सर मामला तो मेरा ज़ाती ख्याल आधे से ज़्यादा उसी वक्त सॉल्व हो जाते हैं। कुछ मामला होते हैं जो फिर आगे चलते हैं, जिनमें जो सारिफ है वो कंज्यूमर कोर्ट में जाता है। कंज्यूमर कोर्ट में फिर हम टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, क्योंकि इस वजह से पेंडेंसी भी अब वहाँ बहुत ज़्यादा होगी। अब महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, जो इस बारे में टाइम फ्रेम हम नहीं दिया जा सकता। इसको वाकई में सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। जी मज़ीद नहीं, पहले जो कानून है, देखिए कानून की भी कोई नौइयत है, अकेला पाकिस्तान में नहीं है, वर्ल्ड वाइड इशूज़ जो है बिल्कुल इसी तरह हम जो कहते हैं ना यूरोप या कहीं और जब कंपैरिजन करते हैं तो हर जगह इस तरह के मामलात है। जब आपने कानून की तरफ जाना है तो वह मामलात इसी तरफ के ही होते हैं। अभी तो इन्होंने कानून को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई रखा है, और इसको मज़ीद हमें करने की ज़रूरत है ताकि जो सारिफ हमेशा रहती है। तो उसमें एक तो अच्छा हुआ कि कम से कम ये लॉ आ गया, लॉ के बाद मैक्सिमम कोर्ट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई। उसके बाद यह है कि
एटलीस्ट लोगों को एक फॉरम मिला कि उस फॉरम पे जाकर लोग अपने जो ग्रीवियंस है रिड्रेस करवा सकते हैं। इसके पहले तो आपके पास फॉरम ही अवेलेबल नहीं था। बिल्कुल इस तरह से है, और ये शौर बहुत होना ज़रूरी है कि हमें लगता है कि हमारे पैसे वेस्ट चले गए हैं लेकिन वो रिटर्न हो सकता है, थोड़ी सी एफर्ट करने की हमें ज़रूरत है, तो ये शौर बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, अब आप देखिए अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकान वालों को भी पता है कि कंज्यूमर कोर्ट है, वहाँ पे हमें लेकर जा सकते हैं सारिफ, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने लिख कर लगा दिया होता है कि ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा या इस तरह से कोई चीज़। देखें, एक तो ये कि प्रिवेंटिव, एक तो कानून का ये फ़ायदा हुआ, और जिनको एक दफ़ा इस तरह के केस से गुजर जाते हैं तो वो प्रिवेंटिव मैयर के तौर पर इस तरह उनको एक डर और डेटरेंस रहती है कि अगर मैंने ये ना किया तो ये कंज्यूमर कोर्ट में चला गया। बाकी एक चीज़ आपको और बता दूं, जो आपके लीगल राइट्स हैं आप लिख कर साइन करके भी दे देना कि मैं ये नहीं करूँगा, तो वो उससे वो जो है आपके लीगल राइट्स ख़त्म नहीं हो जाते। आप लिख के भी देते कि मैं अपने माँ लिख के देते कि मैं बच्चों से मुलाकात नहीं करूँगी या बच्चों को नहीं, दैट्स आर राइट। Exactly. वो लिखने से भी आपका कानून जो है वो खत्म नहीं होता। तो अगर आप लिख के भी देते मैं कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाऊंगा, जिस तरह आप अक्सर देखें किराए के मकानों में लिखा होता है कि जी मैं वो अदालत से स्टे ऑर्डर नहीं लूंगा, दैट इज योर लीगल राइट एंड नोबडी कैन रिस्ट्रेन टू यू टू एक्सरसाइज लीगल राइट्स। जो एक्सरसाइज लीगल राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए आपको लिख कर देने से भी आपका लीगल राइट है वो ख़त्म नहीं हो जाता। बाकी रही वापस होने की बात, वापस होने के बारे में तो कानून नहीं इस बारे में खामोश है। वापसी वो है टोटली जो एक्सक्लूसिव, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, जहाँ जो भी कह लो उसको, जो भी उनकी शराइत हैं कि माल वापस नहीं होगा या नहीं होगा। क्योंकि कानून में मैंने आपको कहा सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक ये है कि आपको प्रॉपर सर्विसेज ना दी गई हों अगेंस्ट विच यू पेड, जिस तरह डॉक्टर ने आपको प्रॉपरली नहीं किया। दूसरा ये कि माल डिफेक्टिव हो, नाकस माल आपको सप्लाई किया। तीसरी इसमें फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जब तक अनटिल और अनलेस आपके दरमियान कोई शर्त तय ना हो। ये दो चीज़ें जो बेसिक हैं इस चीज़ की, कि आपके पास पानी पड़ा है, पानी डिफेक्टिव है, अगर आपसे वो माल वापस नहीं ले रहा, अगर उसने इस तरह की कोई शर्त ऑलरेडी रखी हुई है तो फिर तो वो हो सकता है, अदरवाइज़ अगर उसने नहीं रखी तो फिर ये उसका। तो इसका मतलब सर जो शराइत उन्होंने हमें लिख कर दी होती हैं किसी भी ब्रांड से या किसी भी लोकल शॉप में कि इसको इस तरह से अगर आपने यूज़ किया हो या इतने दिन में वापस नहीं, वो यूज़ वाला तो नहीं, मैं सिर्फ आपको रिटर्न की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह ख़वातीन की आदत होती है कि एक कपड़ा जो लिया वो तीन चार दफ़ा रिटर्न होना होता है, मैं उस हवाले से आपको ज़रा बात कर रहा हूँ कि वो उसके मुताबिक जो है चीज़ें। मगर इसके लिए सारिफ के लिए शऊर होना ज़रूरी है कि उसमें आप बिल्कुल ख़ुद भी बेच सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वकील के पास जाएँ। आप हमारा सारिफ जो है वो डायरेक्ट शॉप एक सफ़ा पकड़े, सफ़े के ऊपर ये लिखे कि मैंने आपसे ये माल ख़रीदा था, आपने ये जो है माल डिफेक्टिव निकला है या आपने सर्विसेज मुझे प्रॉपर नहीं दी हैं। उसके ऊपर सिर्फ एक नई चीज़ लिख दे कि अगर 15 दिन में आपने ये इस मेरा जो मसला है इसको हल ना किया तो मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊँगा, उसके लिफाफे में डाल के उसको कोरियर कर दें या डाकखाने में भेज दें, उसके लिए आपको लॉयर की भी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अ सिंपल मैटर। नहीं सर, आपको मेरी पहला सवाल मेरा शायद समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। किसी भी ब्रांड ने अपनी शराइत रखी होती है कि 15 दिन के अंदर आप इसको रिटर्न करवा सकते हैं या इस तरह से कुछ टैक्स ना उतरे हो वो उनके, अगर हम उन शराइत को पूरा करते हुए वो चीज़ें कम्पीट कर रही हैं तो फिर जाकर हम कंज्यूमर कोर्ट अप्लाई कर सकते हैं या उनका टाइम पीरियड गुजर गया हो? नहीं, अगर आपकी वो उससे पहले भी अगर आप चले जाते हैं, अगर वो जो भी मैंने तो कहा है, एक तो आपका डिफेक्टिव हो, दूसरा ये कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उस टाइम से पहले भी अगर आप लेट सपोज 15 दिन में माल एक्सचेंज कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। अगर 16वां दिन हो जाए तो फिर तो अब देखें जिसने माल बेचा उसके भी राइट्स हैं, अकेले कंज्यूमर के राइट्स नहीं है, ठीक है। सेलर के भी जो अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में आ जाएं तो सेलर और बायर के दोनों के राइट्स भी हैं, दोनों की ड्यूटीज़ भी हैं। जिस तरह बायर है उसने पे करना है, चीज़ को प्रॉपरली पे की हो, उसके ज़िम्मे कोई चीज़ चार्जेस ना हो, ठीक है। तो इसलिए जो है वो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है कि उसके राइट्स भी जो है वो कम्प्लीटली प्रोटेक्ट हो, बिकॉज फर्स्टली यू नीड टू पे योर ड्यूटीज़, देन यू डिज़र्व योर राइट्स। इस तरह से ये, क्योंकि अगर हम देखेंगे सिर्फ बायर्स वगैरह जाकर इस तरह से रिटर्न करवा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता है हम फ़ायदा उठाते हैं। हम जो भी हमें अथॉरिटी दी जाती है या जो भी हमें चीज़ प्रोवाइड की जाती है, हमें एक लीगल राइट दे एक्चुअली हमारे हम उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली अभी तक तो हमारे पाकिस्तान में यही है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो बेचारा पिसता है, क्योंकि वो चीज़ ले चुका होता है, पे कर चुका होता है, उसके बाद वो मैटर इतने ज़्यादा पिटी होते हैं कि बार बार उनको चक्कर लगाना पड़ता है। मगर कहीं ना कहीं वो शॉपकीपर से कोई ना कोई जिस तरह ऐसा कंज्यूमर उन्हें मिल जाता है जो फिर उसको रिड्रेस करवाता है और फिर आइंदा के लिए वो एक डेटरेंस उनके लिए क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से मामला जो है बेहतर तरीके से आगे। इसमें हमारी जो लॉयर्स के लिए लीगल फेटर्निटी कम्युनिटी है वो इसमें आपको खासा रोल प्ले करके दे रही है। उसकी रीज़न ये कि पिटी मैटर्स अगर उनके साथ होते हैं तो वो शॉपकीपर्स या जो भी आपके ब्रांड एम्बेसडर जो भी हैं उनके साथ वो नोटिस या वो इस तरह की लिटिगेशन ज़रूर करते हैं ताकि आइंदा के लिए वो पब्लिक के साथ भी ऐसा सलूक ना करें।
अच्छा सर, जो मिलावट ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जो अशिया वगैरह बेचते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं, जो भी मसाला जात होते हैं उनमें लगा ले, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखिए मैडम, उसमें ये कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते। कंज्यूमर की डेफिनेशन है, उसके लिए अब एक अच्छा हुआ कि पाकिस्तान में ऐसा ऐसा चीज़ें जो हैं उनका इस्टेब्लिश हो रही हैं। उसके लिए फूड अथॉरिटी जो है, फूड अथॉरिटी के क़याम से पहले तो जो चीज़ें थी वो बिल्कुल जो अनअटेंडेड थी, एक तो उनके आने से हो गया। दूसरा ये कि इसके लिए अगर वो फूड अथॉरिटी भी इस पर कार्रवाई कर सकती है, इसके अलावा FIR भी हम दर्ज करवा सकते हैं अगर इस तरह की अडल्ट्रेशन उन्होंने उस मटीरियल के अंदर की हो, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत भी जो है कार्रवाई की जा सकती है। उसके अलावा FIR भी दर्ज हो सकती है इफ़ कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट रिगार्डिंग दैट। तो इस मगर ये है कि इसमें जो आप इमीडिएट आपके पास जो इस वक्त है वो फूड अथॉरिटी है। फूड अथॉरिटी क्योंकि जुर्माना फ़ाइन भी करती है, उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है और FIR भी दर्ज करवा सकती है। ये तीनों इख्तियारात जो हैं फूड अथॉरिटी को जो हैं वो दिए गए हैं। ये डोमेन फूड अथॉरिटी की है, दिस इज़ नॉट अ डोमेन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट। ठीक हो गया। अच्छा सर, इस तरह से ये जब हम ऑनलाइन कुछ बाय करते हैं किसी भी वेबसाइट से या किसी भी शॉप से, जैसे कि आजकल दराज है, इन सब चीज़ों से बाद में हमें वो मार्जिन तो दिया जाता है कि आप चीज़ों को रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से आप नोटिस भी भेज दें, कुछ भी कर दें, तो वो नहीं चलती हैं चीज़ें। तो हम वेट करते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि टाइम लग जाता है, 1 माह 3 माह साल लग जाता है चीज़ें प्रोसीड होने में, तो हम तो ये प्रोसीड करेंगे ही नहीं। हमें अगर शाउर भी आ गया कि हमारे पैसे हमें वापस मिल सकते हैं, जब तक ये बड़ी अमाउंट ना हो, जैसे आपने कहा PT केसेस जो होते हैं वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाते हैं नोटिस पे, तो हम तो इस पे स्टेप ही नहीं लेंगे फिर ना। ये 1 माह 3 माह गुजर जाएंगे तो फिर इतना तो टाइम देखिए वो तो दैट्स द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर कि उसने क्या करना है। ठीक है, अगर वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है या आपने फिज़िकली शॉप को विज़िट किया है या आपको किसी ने डिलीवर की है चीज़, तो सब उसके एम्बिट में ही आती हैं, आपको रसीद मिलती है। वो जो भी उसका मैन्युफैक्चरर है उस चीज़ का, वो ही और शी दे आर द। ऑनलाइन के बारे में रसीद क्या हो सकती है? हमने जो ऑनलाइन जब आपको चीज़ आती है तो जो कोरियर आपको डिलीवर करता है तो उसके साथ उसकी रसीद लाजमी होती है, बल्कि कोरियर की अपनी रसीद भी होती है जो उनके अपने चार्जेस। कोरियर की होती है, कोरियर उसके ऊपर आपके जो है वॉट एवर इट इज़, वो तो आपकी जब आपने अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे की होती है तो वो दैट इज़ ऑल्सो अ रसीट ऑफ योर, कि आपने उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको जो भी है पे कर दी है, तो वो दैट्स ऑल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ द कंज्यूमर कोड। अब ये सारिफ की मर्जी है कि वो अगर 15 दिन के अंदर आपको वो जवाब भी नहीं देता, फिर आप कंज्यूमर कोर्ट को जो है वो रिजू कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट आपको चीज़ भी दिलवाएगी और उस पर फ़ाइन भी करेगी। ठीक है सर, अब सेलर को और बायर को कोई मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से हम राइट्स को अपना यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से अवेयरनेस जो जनरेट हो रही है, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा सिर्फ ये है कि आप कभी ना कभी किसी चीज़ पर हमें स्टैंड लेना चाहिए। जिस तरह मैं एक दफ़ा गया तो जो हमारा एक मशहूर ब्रांड है उसने 2 दफ़ा मेरा कार्ड चार्ज कर लिया। चीज़ मैंने 700 रुपये की ली थी, तो लीगल नोटिस देने पर बाकियों पे शायद मैं 700 से ज़्यादा मेरा खर्चा आ गया। मगर आपने एक मैसेज देना है कि इन लोगों को ये आदत पड़ी हुई है कि पिटी इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। जिस तरह वो अभी हमने पीछे सुना कि वो डेली की एक पैनी जो है अकाउंट से निकालता था, तो वो डेली जी एक बैंक फ्रॉड आया था कि वो डेली एक पैनी जो है अकाउंट से हर सारिफ के निकाल लेते थे। इट्स इन अनदर कंट्री। तो मेरा ये है कि अगर आपका पिटी इशू भी हो तो कम से कम आप मैसेज ज़रूर दें। हमें हमारा ये बतौर पाकिस्तानी शहरी भी हमारा कुछ फ़र्ज़ है कि हमने जो है उनको जो है मैसेज देना है ताकि इस तरह के जो मामलात हैं वो हमारे साथ बिल्कुल ना हो सके और एक हमारी जो कौमी फ़र्ज़ है वो भी साथ अदा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप कोई चीज़ लें उसको प्रॉपरली देख लें, उसके बाद उसकी प्रॉपर रसीद ले लें। रसीद लेने के बाद अगर कोई मसला आपको दरपेश हो तो ज़रूरी नहीं कि आपके वकील के पास जाएँ, एक सिंपल नोटिस अपने हाथ से लिख के उसको जो है क्योंकि कतरे से इधर याद बनता है। जैसे आपने कहा एक पैनी अगर करें तो कितने पैसे बन जाते हैं। उसको डायरेक्ट नोटिस भेज दें। उसके अलावा अगर आप लॉयर को एंगेज नहीं भी करना चाह रहे, आप उसी तरह पिटिशन लिखें कि मैंने इसको नोटिस दिया था, उसके बाद इसने वजह आप डायरेक्ट जाके कोर्ट में दे दें। तो इस तरह चीज़ें जो है अवेयरनेस होना। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, नई उम्मीद के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।